नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले मध्य प्रदेश से उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इस वक्त इंडिया न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर देखिए। उपचुनाव के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट, बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट इंडिया न्यूज पर मौजूद है। खंडवा से नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर निवर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और उनके अलावा अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे के नाम पर भी चर्चा फिलहाल चल रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें खंडवा लोकसभा सीट पर तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अरुण यादव का नाम फाइनल हो गया है। औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। अभी घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन औपचारिक घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने अरुण यादव के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इधर बीजेपी ने निवर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान को उतारने पर विचार बीजेपी में किया जा रहा है, लेकिन उनके अलावा अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे के नाम पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से नाम तय हो गए हैं। इनमें गणेश लाल नायक, शिशपाल यादव, ओम प्रकाश रावत में से कोई हो सकता है। तो ये बीजेपी से संभावित नाम माने जा रहे हैं। पृथ्वीपुर की अगर हम बात करें तो ये जनरल सीट है। यहाँ पर 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर पर रही थी। यहाँ कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह राठौर भारी बहुमत से जीत उन्होंने दर्ज की थी और दूसरे पर सपा से शिशपाल यादव थे। उधर बीएसपी तीसरे स्थान पर रही थी। बीजेपी के अभय प्रताप सिंह को सिर्फ 10,000 वोट ही मिले थे और वो चौथे नंबर पर थे। यहाँ पर अब कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर तय उम्मीदवार माने जा रहे हैं। बीजेपी से गणेश लाल नायक, शिशपाल यादव, ओम प्रकाश रावत का नाम भी पैनल में शामिल है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो ये एक एक सीट का जो गणित है प्रत्याशियों का, वो आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से लोग फाइनल माने जा रहे हैं या फिर कौन कौन से लोग रेस में चल रहे हैं उम्मीदवारी में। ये एक एक सीट का आपको जिक्र हम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पर जो भी संभावित नाम है वो आपको बता रहे हैं। चाहे खंडवा लोकसभा सीट की बात करें या फिर 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी के जो संभावित नाम है वो सामने आ गए हैं। इसके साथ ही कुछ नामों पर चर्चा भी फाइनल मानी जा रही है। कांग्रेस से अरुण यादव का नाम फाइनल है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। खंडवा लोकसभा की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी से अरुण यादव का नाम फाइनल यहां पर माना जा रहा है, लेकिन अभी तक पार्टी ने औपचारिक घोषणा इस बात की नहीं की है। उधर बीजेपी की तरफ से हर्षवर्धन चौहान प्रबल दावेदार यहां पर माने जा रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान को टिकट बीजेपी दे सकती है। इधर अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे के नाम पर भी चर्चा चल रही है फिलहाल पार्टी के अंदर, लेकिन कांग्रेस में अरुण यादव का नाम तय हो गया है। इस बात की चर्चा जोरों पर है और उनके नाम पर औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अरुण यादव का नाम औपचारिक तौर पर घोषित किया जा सकता है। बीजेपी से हर्षवर्धन चौहान प्रबल दावेदार इसके लिए माने जा रहे हैं। किशोर सिंह चौहान नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, जिनको प्रबल दावेदार हर्षवर्धन चौहान को माना जा रहा है। इधर ये खंडवा लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में पूरा जोर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं खंडवा लोकसभा उपचुनाव को जीतने के लिए। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के अंदर 3 नामों पर चर्चा है, लेकिन हर्षवर्धन का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस तरह की जानकारी है। हर्षवर्धन के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है और औपचारिक उनके नाम की घोषणा हो सकती है। वो सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अर्चना चिटनिस का नाम भी इसमें शामिल है और इसके साथ ही एक और नाम पर चर्चा यहां पर चल रही है, जिसमें कृष्ण मुरारी मोघे हैं। पृथ्वीपुर की अगर हम बात करें, पृथ्वीपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं ये भी आपको बता रहे हैं। बीजेपी से गणेश लाल नायक यहां पर दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ ही शिशपाल यादव, ओम प्रकाश रावत के नाम पर भी चर्चा यहां पर चल रही है, तो इनका नाम भी लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर नितेंद्र सिंह राठौर फाइनल हो चुके हैं। नितेंद्र सिंह राठौर को पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी से नितेंद्र को टिकट दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी से गणेश लाल नायक दावेदार यहां पर माने जा रहे हैं। ये पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं।
शिषपाल यादव, ओम प्रकाश रावत के नाम पर भी दरअसल यहां पर चर्चा जारी है, लेकिन अभी नाम तय नहीं हुआ है। लेकिन गणेश लाल नायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, शिषपाल यादव, ओम प्रकाश रावत पर भी चर्चा अभी चल रही है। दरअसल जो पैनल तैयार हुआ है उनमें इन लोगों का नाम भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस से नितिन सिंह राठौर का नाम फाइनल माना जा रहा है। तो ये पृथ्वीपुर विधानसभा का गणित आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कौन से प्रत्याशी दावेदार माने जा रहे हैं। जोबट विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से माधो सिंह डावर का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक सुलोचना रावत प्रबल दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं। ऐसे में विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया के नाम पर भी फिलहाल चर्चा है, लेकिन नाम अभी तक फाइनल तय आखिर नहीं हुआ है औपचारिक तौर पर। लेकिन बीजेपी से माधो सिंह डावर का नाम है, इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। और कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक सुलोचना रावत प्रबल दावेदार हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन इनके अलावा, सुलोचना के अलावा विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया के नाम पर भी चर्चा अभी भी पार्टी में चल रही है। जो पैनल तैयार हुआ है उनमें 3 नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में माधो सिंह बीजेपी से और कांग्रेस से सुलोचना रावत प्रबल दावेदार हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये जोबट विधानसभा का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके साथ ही रैगांव विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से पुष्पराज बागरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये रैगांव का हम जिक्र कर रहे हैं। बंदरा बागरी के संग कोटे से सत्यनारायण बागरी का नाम भी आगे चल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से कल्पना वर्मा, उषा चौधरी और जीतू बागरी का नाम सामने आ रहा है। तो ये 3 नाम कांग्रेस पार्टी से भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से पुष्पराज बागरी प्रबल दावेदार यहां पर माने जा रहे हैं। इनके नाम पर चर्चा है। बंदरा बागरी के साथ संग कोटे से सत्यनारायण बागरी का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही ये कांग्रेस का हम जिक्र करें तो कल्पना वर्मा, उषा चौधरी और जीतू बागरी का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए हैं इस वक्त अधिक बातचीत के साथ। प्रभु जी, ये संभावित नाम इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है और ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए, क्योंकि ये उपचुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। खंडवा लोकसभा और बाकी 3 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं, इनको लेकर जो प्रत्याशियों की लिस्ट आप देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए बड़ा ये बहुत एक जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि ये चारों उपचुनाव, यदि हम लोकसभा उपचुनाव को जोड़ते हुए देखते हैं, ये चारों उपचुनाव वो हो रहे हैं जो कोरोना के कारण यहाँ पर जिनका निधन हो गया था, सांसद जो थे नंद कुमार चौहान, उनका, तो इन तीनों क्षेत्रों के विधायकों का है। तो यहाँ पर एक जो प्रभु जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। लगता है आवाज में कोई दिक्कत है, कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको एक बार हम ठीक कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी लगातार इंडिया न्यूज और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें एक खंडवा लोकसभा की सीट भी है। यहाँ पर पहले से भी चर्चा अरुण यादव के नाम पर कांग्रेस पार्टी से चल रही थी, उनका नाम भी अब सामने आ रहा है। और ऐसे में निवर्तमान सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन चौहान की हम बात करें तो बीजेपी से उनको टिकट दिया जा सकता है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हर एक सीट का जिक्र हम कर रहे हैं और हर एक सीट पर दोनों ही पार्टियों में से कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका जिक्र भी लगातार हम आपको कर रहे हैं। प्रभु जी, एक बार फिर से हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है अभी संपर्क नहीं हुआ। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी है उसको हम दूर करते हैं। लेकिन ये जो उपचुनाव है बड़े ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। खंडवा लोकसभा के लिए बीजेपी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है और कांग्रेस पार्टी भी ये पूरी कोशिश कर रही है कि अरुण यादव को मैदान में उतारकर खंडवा की सीट पर जीत हासिल की जाए। क्योंकि कोरोना काल में, जिसका जिक्र अभी प्रभु जी भी कर रहे थे कि कोविड काल में इनका ये जो चुनाव होना था, लेकिन इनको टाला गया और इस पर भी काफी सियासत हुई थी, राजनीतिक बयानबाजियां काफी ज्यादा चुनाव की देरी को लेकर हुई थी। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार जनता कर रही थी। फैसला जनता को करना है, लेकिन जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से नामों पर चर्चा इस वक्त जारी है इन 4 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के अंदर। प्रभु जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी पराग जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात को रखिए आप। जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात शुरू करिए। आज देखिए पराग, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चारों उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, उनको कोरोना से निधन हुआ है, उसकी वजह से सीटें खाली हुई। तो यहाँ पर एक जो सिंपैथी वोट का एक बड़ा फैक्टर है, जिसको दोनों दल ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी चयन को तैयार लिए जो पैनल बनाया वो है। यदि हम खंडवा की बात करते हैं तो खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद थे, उनका निधन हुआ तो उनके परिवार से ही टिकट देना, उनके बेटे का नाम सबसे पहले नंबर पर,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस परिवार में भी जा चुके हैं, बीजेपी के तमाम नेता भी वहां पर मिल चुके हैं। और यदि हर्षवर्धन को नहीं मिलता है तो उनकी मां को मनाया जाएगा टिकट के लिए, ये एक भाजपा की कोशिश है। इसके अलावा अर्चना चिटनीस, यदि हम कहें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय तक का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, कृष्णभाई मोघे का भी नाम है। लेकिन कांग्रेस से अरुण यादव लगभग फाइनल है। वो पूरे क्षेत्र का लगातार 6 महीने में दौरा भी कर चुके हैं, जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकातें उनकी हो रही है। तो कांग्रेस से बिल्कुल क्लियर पिक्चर अरुण यादव मैदान में होंगे और भारतीय जनता पार्टी से 90% यदि कहें तो हर्षवर्धन का ही नाम तय माना जा रहा है। पराग, अरुण यादव का अगर हम जिक्र करें प्रभु जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरुण यादव का नाम पहले से भी चर्चाओं में था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल पराग, इसको लेकर कमलनाथ जी ने एक बार ये कहा था कि अभी तक अरुण यादव ने मुझसे बात नहीं की है, जब उनसे सवाल किया गया था कि प्रत्याशी खंडवा का क्या अरुण यादव होंगे। लेकिन ये दोनों के बीच के एक अंडरस्टैंडिंग मानी जा रही है। इसको लेकर पूरी कांग्रेस ने सहमत की है कि अरुण यादव की खंडवा से लड़ाई है, क्योंकि किसी और उम्मीदवार को लड़ाते हैं तो शायद कांग्रेस के लिए वो सीट निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि अरुण यादव वहां के हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वहां के प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो उस लिहाज से अरुण यादव का नाम कांग्रेस से सिंगल नाम उस खंडवा के लिए तय हुआ है। ठीक है प्रभु जी, पृथ्वीपुर की अगर हम बात करें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी यहां पर चौथे नंबर पर आई थी। इस बार जो प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के अंदर नामों की चर्चा चल रही है, किस तरीके से इस समीकरण को आप देख पा रहे हैं? देखिए, यदि पृथ्वीपुर की बात करते हैं तो कांग्रेस से एक ही नाम है जिस पर मुहर लग चुकी है, नितिन सिंह राठौर का। वो सभी कांग्रेस के नेता सहमत हैं, वो उनकी तैयारियां भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जरूर पिछले चुनाव में यहाँ पर चौथी पायदान पे रही थी, क्योंकि जो उम्मीदवार थे वो भी चुनाव वहां से लड़ना नहीं चाहते थे। इन मौके पर उनको वहां पर टिकट दिया गया था और कुछ ऐसे वहां के समीकरण बने कि जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी केवल 10,000 वोटों तक सिमट के रह गई थी। अब जो दूसरे नंबर पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे शिशुपाल यादव, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो भी वहां से प्रमुख दावेदार है। सुनील नायक जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, जिनका सुनील नायक ब्रजेश सिंह राठौर से मुकाबला होता रहा, उनके भाई गणेशी लाल नायक वहां से प्रबल दावेदार है, जिनका अच्छा जनाधार है, क्षेत्र में स्थानीय है। शिशुपाल यादव के साथ एक जो नकारात्मक फैक्टर यदि कहें, यादव वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन वो मूलतः उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तरीकर कला के रहने वाले हैं और वो यहाँ आकर राजनीति कर रहे हैं। तो एक उनके लिए ये कमी वहां पर उनकी देखी जा रही है। तीसरा नाम भी ब्राह्मण समाज से ओम प्रकाश रावत, जो कि मूल मढ़िया के रहने वाले हैं, पहले बसपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और एक वो फैक्टर वहां पर भी है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 नामों पर वहां वो प्रमुखता से विचार कर रही है, शिशुपाल यादव और गणेशी लाल नायक। लेकिन इस सीट पर फाइट आप किसके बीच देख रहे हैं प्रभु जी? पराग, यदि देखें कि यदि मुकाबला होना है तो जो अभी वहां के जो भारतीय जनता पार्टी की जो फीडबैक आया है, उसमें पहला नाम तो गणेशी लाल नायक का आ रहा है, उसका दूसरा नाम शिशुपाल यादव का आ रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इनको आपस में बैठाने की एक बहुत बड़ी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। ये समझा रहे क्योंकि वहां यादव वोट बैंक भी अच्छी खासी तादाद में। तो एक प्रत्याशी को कहीं निगम मंडल में एडजस्ट करने के लिए यदि ऐसा कोई प्रलोभन दिया जाता है, ऐसा कोई ऑफर दिया जाता है, तो शायद वो मान जाए, तो वो स्थितियां निर्मित हो सकती। तो अभी कवायद केवल इसी पर चल रही है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं तो सीमोस में बैठक चल रही है, जो इस क्षेत्र के जो प्रभारी हैं चुनाव क्षेत्रों के, उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और विषय यही डिस्कस हो रहा है कि 2 में से किसी एक पर मुहर लगाई जाए, तो वो नाम कौन सा होना चाहिए। ठीक है, जोबट में क्या माधो सिंह डावर पर बीजेपी विश्वास जता रही है, क्योंकि पहले वो हार का सामना कर चुके हैं, इस बार जोबट में किस तरीके की तस्वीर बन सकती है? पर अब जोबट में माधो सिंह डावर पिछला चुनाव कलावती भुरिया से महज 2000 वोट से, लगभग 2000 वोट से हारे थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि पराजित उम्मीदवार हैं, अच्छा खासा वोट बैंक उनको मिला था। और कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस से उस सीट पर कलावती भुरिया के जो भाई है काशीलाल भुरिया, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहले सांसद है, उनका विधायक अभी वर्तमान में, तो उनके जो बेटे हैं विक्रांत भुरिया, वो दावेदार है। वहां से सुलोचना रावत पूर्व विधायक, उनका नाम दावेदारी के में, और कलावती भुरिया के भतीजे दीपक भुरिया, उसका भी नाम वहां पर लिया जा रहा है। तो इन्हीं 3 में से कोई एक नाम वहां पर तय होने की संभावना कांग्रेस से दिख रही है। लेकिन क्या जोबट विधानसभा सीट को लेकर जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपको लग रहा है कि कामयाबी यहां पर बीजेपी को मिल पाएगी? जमीनी स्तर के कौन से ऐसे वहां पर विषय हैं जिनको लेकर इस वक्त काम हो रहा हो दोनों पार्टियों के अंदर? देखिए, मध्य प्रदेश में जो ये उपचुनाव रेस को लेकर एक जातिवादी मुद्दा खासा अहम हो गया है। 2 वर्गों पर खासा फोकस दोनों पार्टियां कर रही हैं। एक तो आदिवासी, जोबट आदिवासी क्षेत्र है,
वहां पर खासा वो मुद्दा गर्म है, क्योंकि उधर जैस का भी प्रभाव रहा है उस क्षेत्र में, और दूसरा ओबीसी वोट बैंक को साधने का। ये दोनों मुद्दों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो आज दिन में बैठक हुई उसमें एक रणनीति बनाई गई है कि वो अब क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं तो बड़वानी जो जोबट से लगा हुआ क्षेत्र है वहां से आदिवासी सम्मान यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस यात्रा को लेकर और उस यात्रा लेकर तो जोबट विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, उनको यह जताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के सम्मान की रक्षक है। और जिस तरीके से अभी जबलपुर में कार्यक्रम हुआ था जिसमें अमित शाह भी आए थे, तो उस तरीके से वो उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि उस वर्ग की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, आगे भी काम करती रहेगी। कांग्रेस का चूंकि वो डर ही रहा है, तो एक तरीके से ये कहें कांतिलाल भूरिया पर ही दारोमदार वहां पर रहेगा। रैगांव की अगर हम बात करें प्रभु जी, रैगांव से जो नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के, वो नाम क्या इशारा कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समीकरण क्या बन रहे हैं नामों को लेकर? देखिए, रैगांव चूंकि जुगल किशोर बागड़ी लंबे समय से वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, तो उनके परिवार से ही टिकट दिया जाएगा, और उनके परिवार से 3 लोग दावेदार माने जा रहे हैं। उनके बड़े बेटे जो 2013 का चुनाव पराजित हो चुके हैं, उषा चौधरी थे, जो पहले बसपा से विधायक बनी थी, अब कांग्रेस से दावेदार है, उनसे वो पराजित हुए थे। वो प्रमुख नाम वो है। पहला नंबर पर यदि भारतीय जनता पार्टी से हम देखते हैं, दूसरे नंबर पर जो उनके जुगल किशोर बागड़ी की बहू है वंदना, उनका नाम है। वंदना के पति भी दावेदारी में, और सबसे एक और नाम वहां पर चर्चा में है। कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा जो पिछला चुनाव हारी थी, वो उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका भी नाम। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों विधानसभा और एक उपचुनाव का हम जिक्र प्रभु जी लगातार कर भी रहे हैं, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर दोनों पार्टियां लगा रही हैं और इसको अपनी साख का सवाल बना रही हैं। लेकिन अगर हम इन सभी को बैलेंस करते हुए देखें तो पलड़ा आपको भारी किसका नजर आता है? क्योंकि देखिए, लोकसभा का एक चुनाव जब बीजेपी हारी है तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि खंडवा को जीता जाए। देखिए पराग, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो है सिंथेटिक वोट बैंक का खासा प्रभाव इन क्षेत्रों में दिखाई देगा। चारों सीटें वैसी हैं, और इसके सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस के विधायकों के निधन से रिक्त हुई है। यदि पृथ्वीपुर की बात करते हैं तो पृथ्वीपुर में कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टोगल की स्थिति है टिकट को लेकर, कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यदि हम खंडवा की बात करते हैं तो खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान का एक खासा प्रभाव रहा है, लेकिन उनके बेटे को लेकर वो इस तरीके का लोगों का रुझान या उनका वैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, तो ये संभावना थोड़ी सी वहां पर कम दिखती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। रैगांव में बागड़ी परिवार के सामने जो उम्मीदवार कांग्रेस देती है, तो उसमें उषा चौधरी और कल्पना वर्मा, ये दोनों नाम है, दोनों प्रभावी नाम है। वहां पर टक्कर खासी होगी, और यहाँ पर यदि हम कहें तो मुकाबला यदि 2-2 पर जाता है तो गलत नहीं होगा कि 2 सीटें 4 में से कांग्रेस जीत सकती है, 2 भारतीय जनता पार्टी की निकाल सकती है। तो क्या खंडवा में माना जाए कि नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन को अगर टिकट बीजेपी देती है तो वहां पर नंद कुमार सिंह चौहान के नाम का फायदा भी मिलेगा और एक सिंपैथी भी मिलेगी हर्षवर्धन को? देखो पराग, भारतीय जनता पार्टी की वही चली आ रही है। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को इसका नाम इसीलिए आगे है क्योंकि हर्षवर्धन को पूरे नंद कुमार सिंह चौहान की जो क्षेत्र में लोकप्रियता की, जो लोगों से उनका संपर्क था, आम आदमी से जो उनका जुड़ाव था, उसका फायदा वहां पर मिलने की संभावना है। वहां पर यदि कोई खतरा यदि दिखता है, थोड़ा सा जो नंद कुमार सिंह चौहान का अचानक के साथ जो राजनीतिक टकराव होता रहा है, तो वो एक खतरा वहां पर दिखता है। लेकिन क्योंकि सिंपैथी वोट गिरने की संभावना है, तो उस खतरे को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर लेगी, ऐसा उनका अनुमान। लेकिन आपको लग रहा है कि अरुण यादव और हर्षवर्धन के बीच अगर टक्कर होती है तो क्या मुकाबला कैसा रहने वाला है? क्योंकि अरुण यादव के कद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अरुण यादव बड़े कद के नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है उस क्षेत्र में, बहुत सारे काम। तो अरुण यादव लगातार वहां सक्रिय हैं, ये एक बड़ा फैक्टर वहां पर है। और अरुण यादव अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और अकेले दम पर वो चुनाव जीतने की भी क्षमता रखते। तो ये आज की तारीख में ये कहना कि खंडवा का परिणाम किसकी तरफ जाएगा, ये कुछ भी कहने आसान नहीं है। तो कांटे की लड़ाई यहाँ पर होने वाली है, और दोनों दलों के बीच खासी टक्कर यहाँ पर होगी। मतदाता अंत में निर्णय करेंगे कि वो परिवार के साथ जाते हैं, तो उनके सामने दोनों परिवारों की विरासत साथ में है, राजनीतिक विरासत। तो नंद कुमार सिंह चौहान की परिवार भी है, तो दूसरी तरफ यादव परिवार भी है, जिससे अरुण यादव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मुकाबला खासा यहाँ पर कांटे की टक्कर वाला हो रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रभु जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके की बातों का आपने, जिन मुद्दों का, जिन विषयों का आपने जिक्र किया, क्या उसको लेकर जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के कामों को आपने देखा है?
पराग, यदि हम जमीनी तैयारी की बात करते हैं तो खंडवा में अरुण यादव लगातार पूरी नीचे तक संपर्क कर रहे हैं। ये अरुण यादव की अपनी उपलब्धि है, कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है। दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं तो नितेंद्र सिंह राठौर के पास चिट्ठीपुर में उनके परिवार की एक विरासत है, परिवार के लोग लगातार लगे हुए हैं, वो भी संपर्क कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की बैठकें इन चुनाव क्षेत्रों में ले चुका है। मुख्यमंत्री की जनदर्शन इन क्षेत्रों में हो चुके हैं, कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों के लिए दी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को करना है। उनके पीछे कांग्रेस का संगठन उतनी तत्परता से खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। ठीक है, अभी की स्थिति में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, संगठन नीचे तक जाकर कमल के फूल के लिए वोट मांग रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी यहाँ पर दिखाती है। यदि ऐसा कुछ मुकाबला होता है प्रभु जी, एक बहुत जल्दी से आखिरी में संक्षेप में मेरा सवाल ये भी है कि समय कितना और अभी लग सकता है, इंतजार कितना और करना पड़ेगा फाइनल लिस्ट के लिए, बहुत जल्दी से। प्रभु जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी पराग जी, एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट कर दें। प्रभु जी, मेरा सवाल यह है कि इंतजार अभी कितना और हमें करना पड़ सकता है फाइनल लिस्ट के लिए, औपचारिक घोषणा के लिए? देखिए पराग, 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो जाएंगे और कमलनाथ जी अभी भोपाल से बाहर हैं, बहुत जल्दी उनके आने की संभावना बता रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो उनके आते तक कांग्रेस की सूची आ जाएगी और जो संभावित उम्मीदवार है या पार्टी ने जिनको तय किया है कि इनको चुनाव लड़ाना है, उनको आज कल में उनको सभी को सूचना दोनों दलों की तरफ से मिल जाएगी और उनको चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा जाएगा। यदि हम रैगांव की बात करते हैं तो राजगिरी तो इशारा हो चुका है, वो पूरी तत्परता से मैदान में डटे हुए हैं। ठीक है, यदि हम पृथ्वीपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दोनों जो दावेदार है भाजपा के प्रमुख, दोनों को कहा गया है कि क्षेत्र में संपर्क करें। भाई इसमें दोनों में किसके पक्ष में ज्यादा लोग होंगे उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। ठीक है, माधव सिंह डावर जोगट में अकेले उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के दावेदार, तो वो लगातार लोगों के संपर्क में। तो एक तरीके से कहें कि प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाले उनको आज कल में 30 तारीख तक उनको हर हाल में सूचना उनको मिल जाएगी कि उनको क्या करना है, किस तरीके। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका तमाम बातचीत और इस जानकारी के लिए। तो रेजिडेंट एडिटर प्रभु पेटेरिया हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। ये पूरा समीकरण उन्होंने समझाने की कोशिश की, कौन कौन से उम्मीदवार, किन पर चर्चा चल रही है, दावेदार प्रबल किसको माना जा रहा है। 1-2 दिनों का इंतजार और करना होगा, फाइनल लिस्ट औपचारिक घोषणा हो जाएगी, लेकिन ये वही नाम है जो कि पैनल में शामिल हैं। इंडिया न्यूज आपको लगातार जानकारी भी दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, आप बने रहिए और देखते रहिए।